एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सब्जेक्ट एग्रीकल्चर क्लास 12 एग्रीकल्चर। हमने जो अपना सेकंड लेसन था ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व, सिद्धांत और उद्देश्य पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं भारत में जैविक खेती की उपयोगिता। ठीक है, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की उपयोगिता किस प्रकार से है। ठीक है, फर्स्ट है अपना हरित क्रांति की सूत्रधार फसलें। इसके अंदर हम यह देखते हैं कि जब 1966 यानी कि 1966 के अंदर जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब जो हरित क्रांति की सूत्रधार फसलें थी, जिनके अंदर मुख्य फसलें थी अपने व्हीट और राइस। जो व्हीट और राइस मुख्य फसलें थी ना, इनका अधिक से अधिक उत्पादन करना, जिससे कि हमारी भारत की जो जनसंख्या थी उसको खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाए। जो इन फसलों का उस समय के उत्पादन किया जा रहा था, तब हमें यह बात सिर्फ ध्यान रखना था कि कैसे भी करके हमें जो हमारी जनसंख्या है उनका खाद्यान्न की आपूर्ति, उन्हें सही भोजन मिले। परंतु जब उसको जब हमें उत्पादन के लिए हमने अधिक से अधिक इसके अंदर फर्टिलाइजर डाले या फिर उसके अंदर संश्लेषित उर्वरक डाले, हमें इंसेक्टिसाइड का यूज किया, वीडिसाइड का यूज किया, जो उस समय हमने इनके ऊपर जो सबसे अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग किया था, उनके जो नुकसान है जो अब हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब जो हम फसलें उगा रहे हैं उसके अंदर जो होने वाले इंसेक्ट या वीड यानी खरपतवार है, वो उन फर्टिलाइजरों के प्रति रेसिस्टेंस हो गए हैं, जिससे कि हमें और अधिक मात्रा के अंदर या अधिक और ज्यादा उसके अंदर फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड डालने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी उत्पादन लागत बढ़ रही है। ठीक है, हमारा इनपुट बढ़ रहा है बट आउटपुट नहीं बढ़ रहा। फिर हम बात करते हैं हरित क्रांति में जो सूत्रधार फसलें थी राइस और व्हीट, मुख्य तौर पे इनके उत्पादन के लिए हमने जो फर्टिलाइजर या फिर जो भी कार्बनिक उर्वरक इसके अंदर न डाल के हमने इसके अंदर रासायनिक उर्वरक डाले। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ कि हमारा जो ग्राउंड वाटर था, यानी कि जो ग्राउंड वाटर था वो नीचे चला गया। यानी कि पहले करीबन 60 या 65 औसत नगर एवरेज की बात करें 60-65 से 100 फीट तक ग्राउंड लेवल वाटर यहाँ पे था, अब वो नीचे जाकर करीबन 120 से इससे प्लस हो गया। ठीक है, हमने उर्वरक डाल के मृदाओं को क्षारीय या फिर लवणीय बना दिया, जो कि उत्पादन देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फसलों का लगातार उत्पादन। फसलों का लगातार उत्पादन इससे यह चाहे फसल हो या फिर कोई भी प्लांट हो, अगर हम उसको बार बार एक ही जगह पे ग्रोइंग करेंगे, तो जो उसको जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है ना, जैसे अपना फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये इससे लेता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब सोइल के अंदर इसकी कमी होगी, यानी कि लगातार फसलों का उत्पादन होने से सोइल फर्टिलिटी प्रभावित होती है। ठीक है, और जब यह हमने कोई भी क्रॉप ले ली, क्रॉप लेकर इसको हम खाद्यान्न के लिए यूज करें, इस क्रॉप को अगर हम खाद्यान्न के लिए यूज करें या अपने पशुओं को चारे के रूप में दे रहे हैं, तो जो इन न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो पशुओं में भी इसके लक्षण दिखाई देंगे। जैसे उनकी आनुवंशिक जो प्रजनन क्षमता होती है वो कमजोर हो जाएगी, उनका जो उत्पादन देने की क्षमता वो कमजोर। जैसे कोई भी मैग्नीशियम, अगर हम जैसे कोई भी चारा डाल रहे हैं उसमें मैग्नीशियम की कमी है तो हाइपोमैग्नीशियम हो गया, या फास्फोरस की कमी तो पाइका रोग हो गया, ये सब डिजीज है जो कि न्यूट्रिएंट की वजह से होती हैं। ठीक है, जैसे पशुपालकों जो पशु पालते हैं पशुपालक, उनको भी इसका हानि होगी। अब हम बात करते हैं दीर्घ अवधि उर्वरक उपयोग। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे कि पहले जब हम 1965-66 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो तब हमने क्या था इसके अंदर जैसे कि व्हीट और राइस यानी गेहूं और चावल का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए हमने फर्टिलाइजर का यूज करते गए। परंतु अब बात होती कृषि अनुसंधान या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि मृदा पे अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने यह बताया है कि दीर्घ अवधि तक अगर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं तो उस उत्पादन क्षमता को स्थिर रखना नामुमकिन है। यानी कि अगर हम फर्टिलाइजर, ये कोई भी सोइल है, इसके अंदर हम लगातार फर्टिलाइजर डालते रहे, तो एक समय ऐसा होगा कि यह उत्पादन देना बंद कर देगी सोइल। ठीक है, और जो
ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से जो उत्पादन होगा वो भी हमारे लिए हानिकारक होगा। जैसे अपने WTO, अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे जो निर्यात करने के लिए कुछ मानक रखे गए हैं, हमारे जैसे जीरा, अपने जो फसलें यहाँ पे उगाई जाती है वो उन पे खरी नहीं उतर रही है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो अपने जो क्रॉप है उसके अंदर बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट के अलावा टॉक्सिक ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हमें सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अपना जो आगे जो अपने आने वाली पीढ़ी है, या फिर हम जो भी कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कोई वीड को कर रहे हैं, उसके फर्टिलाइजर का यूज कम से कम करके अपने परंपरागत जैसे टिलेज कर दिया, अपने कोई भी यांत्रिक उपकरणों का यूज कर लिया, और अपने जैसे लगातार फसलों का उपयोग के अंदर जैसे हमने लेग्यूमिनेसी या फिर अन्य फसलों का जैसे पहले ग्रेमिनी की उत्पन्न लेग्यूमिनेसी बोआ, जिससे कि अपने नाइट्रोजन या फिर राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट ऊपर से डालने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में जैविक खेती का भविष्य, यानी कि भारत में जैविक खेती का भविष्य कैसा है। भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय 1993 के अंदर एक तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसके अंदर भारत सरकार ने यह कहा गया कि जो भी हमें फसलें ले रहे हैं जिसमें भूमि के अंदर हमें रासायनिक फर्टिलाइजरों यानी कि उर्वरकों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, ठीक है। यह हमारी मृदा के लिए हानिकारक है। इसके लिए भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की स्थापना अप्रैल 2000 में की थी। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2001 के अंदर स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और पीडा नामक 4 बोर्ड की स्थापना की। जैसे अपने स्पाइस बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर था कोच्चि, ठीक है। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर था कोलकाता, और अपना कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर था बेंगलुरु, और अपीडा जो कि अपनी दिल्ली थी, और ये अपना राष्ट्रीय एजेंसी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, जो कि 10 यानी कि 5 ईयर प्लान अपने कमीशन आयोग होता है, उसके अंदर भारत सरकार ने अपने जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया कर दिया था, ठीक है। अपना जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट था वो अपना सिक्किम था, ठीक है, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो कि सिक्किम गए हुए थे राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन के लिए, तब उन्होंने इसको घोषित किया था ताकि लोगों का जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उनको जैविक खेती के बारे में अवगत कराया जाए, ताकि रासायनिक फर्टिलाइजरों का उपयोग कम से कम किया जाए और जैविक खेती की तरफ ध्यान का आकर्षित किया जाए। भारत में जैविक खेती की भविष्य में यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसानों का रुझान करने के लिए इनमें बहुत सारे जो संस्थान खोले गए थे, या जिनको हम बोलेंगे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को किसानों को अवगत कराने के लिए जितनी भी संस्थाएं या जितना भी सरकार द्वारा योगदान किया गया था, उसे राष्ट्रीय जैविक खेती के अंदर अपना राष्ट्रीय जैविक खेती के अंदर खोला गया था यूपी में था, गाजियाबाद में यूपी में था, गाजियाबाद में था, जो कि 1/10/2004 को स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी अपने 17 जनवरी 2016 को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी 2007 में। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो अपने एक मिशन था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था, उसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, जो कि अपने जो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो क्रॉप सारी उनको हमें जो कि फूड क्वालिटी अच्छी हो, और उसी को जो आगे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर यानी कि इसमें सम्मिलित करके इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। नेशनल मस्टर्ड ऑफ ऑयल पाम मिशन यानी कि राष्ट्रीय तिलहन ऑयल पाम मिशन 2014-15 में शुरू हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग यानी कि भारत में जैविक खेती के और ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने के लिए और ज्यादा इनको भविष्य में किसानों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं फिलहाल क्या देख रहे हैं, पूरे विश्व में 179 कंट्री ऐसी 179 कंट्री ऐसी है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना योगदान दे रही है। 509 लाख हेक्टेयर भूमि जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, और इतनी भूमि के लिए जो किसान है यानी कि जिनको प्रॉफिट हो रहा है
24 लाख किसान ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रॉफिट हुआ है। ये रिपोर्ट अपनी फिबियन आईफोन जो 2007 ईयर की बुक रिलीज हुई थी उसके अंदर ये रिपोर्ट थी। अब हम बात करते हैं भारत में कितने हेक्टेयर के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। भारत के अंदर जैविक खेती के अंदर जो कुल प्रमाणित क्षेत्र है वो 57.1 लाख हेक्टेयर है, जिसके अंदर 42.2 लाख हेक्टेयर है जो कि वन्य जीव जंगल के अंदर आता है और 14.9 लाख हेक्टेयर है जो कि कृषि क्षेत्र के अंदर है। ये अपनी रिपोर्ट है 2015-16 की, ये अपनी रिपोर्ट है 2015-16 की, ठीक है। और अपने 2015-16 के अंदर 13.5 लाख टन ये जैविक उत्पादन अपने जो कि कृषि फसल अवशेषों से मिला था या फिर अपने जो कूड़ा करकट कंपोस्ट वगैरह से प्राप्त हुआ था। और इसमें जो अपनी बुक के अंदर कई सारे स्टेट दिए हुए वो स्टेट अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करते हैं भारत में जैविक खेती की संभावनाएं। भारत में जैविक खेती की अपार संभावनाएं, जैसे कि फर्स्ट अपने संसाधनों के उपलब्धता, भारत की जो इन्वायरमेंट है या फिर भारत के अपने बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्राकृतिक साधन है वो प्रचुर मात्रा में है। जैसे यहाँ की जहाँ पे जो फसलें बोई जाती है उनके लिए जो जलवायु चाहिए, जो उनको अपने बोलते सोइल चाहिए या क्लाइमेट चाहिए, वो उनको एकदम सही जैसे फेरेबल मिलती है, यानी कि हमें उसको ज़्यादा हेरफेर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे जैविक खेती अच्छी तरह से की जा सकती है फर्टिलाइजर को इसको कम करके। फिर हम बात करते हैं प्रति इकाई क्षेत्र पेस्टिसाइड उर्वरकों की। हमारे जो भारत देश के अंदर मध्य यानी कि जो मार्जिनल फार्मर होते हैं जिनके पास जमीन भी यानी कि एरिया सॉइल का थोड़ा है, जमीन भी उनके पास कम है और जो वो फर्टिलाइजर यूज करें वो भी कम मात्रा में यूज करते हैं। कई विकसित देश है जैसे अपने यूएस से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर है पेस्टिसाइड होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। परंतु हमारे जो 2014 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे जो पेस्टिसाइड था इंडिया में पर हेक्टेयर 310 ग्राम था पेस्टिसाइड की मात्रा और अपने जो फर्टिलाइजर की मात्रा थी जो कि 128 किलोग्राम पर हेक्टेयर था। हमारे देश के अंदर जो पूर्वोत्तर राज्य है पहाड़ी राज्य उनके अंदर जो फर्टिलाइजर है वो करीबन 28 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है और अपने राजस्थान में करीबन 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन फर्टिलाइजर को कम करके हम बढ़ावा दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता यानी कि जो फसल से या फिर हमारे जो दैनिक जीवन से हम कूड़ा करकट का जिनका हम यूज नहीं करते हैं, जिनको मान कर चलते हैं भी है हमारे लिए अपशिष्ट है या फिर हमारे यूज नहीं होने वाले, ऐसे जो अपशिष्ट है जो कि इंडिया के अंदर फार्म यार्ड में जो कि डेली बेस पे तैयार होते हैं, यानी कि गोबर की खाद 280 मिलियन टन पर ईयर और क्रॉप रिड्यूस यानी कि फसल के जो अवशेष हैं वो 273 मिलियन टन और शहर का कूड़ा करकट होता है 63 यानी कि 6351 मिलियन टन प्राप्त होता है। इन जो ये जो अपने कार्बनिक अपशिष्ट है इनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भले ही थोड़े कम मात्रा में हो परंतु सोइल के अंदर जिस मात्रा में उनको क्वांटिटी में चाहिए वो उनको उपलब्ध कराते हैं और मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, ऑब्जर्वेशन पावर होगी वो बढ़ाते हैं। ठीक है। निर्यात की संभावनाएं, निर्यात की संभावनाएं में हम ये बता सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जैसे हमारा देश है जो कि मसाला उत्पादन में बहुत ही अग्रणी है, तो जो यहाँ पे जो मसाले उत्पादन होते हैं, जो इंडिया के अंदर मसालों के अंदर स्वाद होता है वो अन्य किसी कंट्री में नहीं होता। ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं इंडिया के अंदर मैं कहते हैं अपने बोलते हैं भी गंगानगर का किन्नू सबसे अच्छा है, नागपुर का संतरा होता है जो कि सबसे अच्छा है। ठीक है। इस तरह से कई यानी कि जिन्हें यहाँ पर जो सोइल बोई जाती है जो वहाँ पर उसकी फेवरेबल जो भी उसकी होती है ना क्या बोलते हैं उसे कंडीशन मिल जाती है, तब वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो अपना ए श्रेणी का होगा, ए ग्रेड का। ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ उन फसलों की खेती करेंगे जिससे कि एक तो वो अच्छे उनका अच्छा उत्पादन होगा, दूसरा हमारी भूमि को भी नुकसान नहीं होगा, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा और जो निर्यात करने की मानक श्रेणी होती है हमें वो भी मिलेगी, तो निर्यात की संभावना अच्छी है। प्रमाणीकृत संस्थाओं की उपलब्धता, प्रमाणीकृत संस्थाओं की उपलब्धता भी कोई भी जैसे अपन फसल है या फिर कोई भी फ्रूट है या फिर कोई भी ग्रेन है जिसको हम यानी कि उनको अगर हम बेचते हैं
ठीक है, उनका विक्रय करते हैं। तो हमें प्रमाणीकृत संस्था जैसे अपने ISI हो गया, ISI से क्या होता है भी, यह जो प्रोडक्ट है वो पर्यावरण के सहनशील है, पर्यावरण को इससे कोई भी नुकसान नहीं है। फिर हमारे इंडिया के अंदर करीबन 26 से अब 26 से अब प्रमाणीकृत संस्थाएं जो कि अपना योगदान दे रही है, ठीक है, जिससे कि जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उसे पहले उसे जांचा या परखा जाता है, जिससे कि उसमें होने वाले साइड इफेक्ट या फिर अगर उसमें टॉक्सिक है, अगर उसमें शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक टॉक्सिक को कम किया जाता है, और उसके अंदर जो भी फर्टिलाइजर जो टॉक्सिकता उत्पन्न कर रहे हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। उसके स्थान पे ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर उनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जीवाश्म खाद, ठीक है। जीवाश्म खाद, खाद शब्द है जो कि संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से मिलकर से बना है, जिसका अर्थ है भोजन, ठीक है। और जीवाश्म का यानी कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसके अंदर होता है जीव प्लस अंश, यानी कि जीव का अंश, ठीक है। इसके अंदर सीधे सीधे तौर पे यानी कि जीवाश्म खाद्य होती है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए FYM है, हरी खाद है, FYM हरी खाद, कंपोस्ट है, मानव विष्टा है, पोल्ट्री की खाद है, गुआनो है, ठीक है। ये जो सारी खादें होती है ये अपनी जीवाश्म खाद के अंदर आती है। और जीवाश्म खाद होती है, इनके बारे में एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनमें जो पोषक तत्व होते हैं ना, यानी कि अपने कोई फर्टिलाइजर डाल दिया तो उसका जो प्रभाव है तो वो तुरंत होता है, परंतु इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ना उनका प्रभाव धीरे धीरे होता है, जो कि सोइल को, अगर हम किसी क्रॉप को सोइंग करते हैं ना, सोइंग से लेकर जब तक उसको हार्वेस्ट करते हैं ना, तब तक उनको न्यूट्रिएंट धीरे धीरे जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में मिलती है। और जो अपने फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना उनका प्रभाव कुछ समय तक रहता है, परंतु अगर मान लीजिए FYM है ना, फार्म यार्ड खाद, इसका जो प्रभाव है फसल के अंदर या सोइल के अंदर 2 से 3 वर्ष तक रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट यानी कि सेशन में बात करेंगे कल वाले में जीवाश्म खाद की उपयोगिता और जीवाश्म खाद कौन कौन सी होती है, ठीक है। धन्यवाद।